हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल K2 एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के मेडिकल के बारे में विस्तार से देखेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ होती है, और हर एक पॉइंट पर विस्तार से हम लोग देखेंगे कि किस किस बात पे पॉइंट मिलती है। और मैं बता दूं कि मैं एसएससी सीपीओ 2023 का मेडिकल दे चुका हूँ, उसमें फिट भी हुआ हूँ। और मेरा सिलेक्शन अभी आरपीएफ एसआई में भी हुआ है। और मेरे अभी एसएससी सीपीओ 2024 का भी मेडिकल अभी कुछ दिन होने वाला है। और एसएससी सीपीओ 2024 में भी मेरे मार्क्स लगभग 315 के करीब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एसएससी सीपीओ 2023 का जो मैंने मेडिकल दिया था, उसके आधार पर मैं डिटेल में बता सकूँ आप सभी को कि मेडिकल में मतलब कि क्या क्या चेक किया जाता है और किस किस पे पॉइंट मिलते हैं और किस में बच्चे अनफिट होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आपको देखने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक बात को डिटेल में इसमें बताया है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपका कैसे मेडिकल होगा। और इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि मेडिकल के दिन आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान ध्यान रखना है, और मेडिकल से पहले आपको क्या करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको हर एक बात डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने हर एक बात को पॉइंट वाइज मेंशन कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि मेडिकल डेट, जिस दिन आपका मेडिकल स्टार्ट होगा, उसमें आपको किन क्या क्या आपको लेके जाना है पहले। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और फोटो, कुछ फोटो भी आपको लेके जाना है। वो आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि क्या क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड वहाँ पे चेक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड भी चेक करेंगे और फोटो भी देखते हैं। उसके बाद एंट्री हो जाने के बाद आपको आपका बैच बनाया जाएगा। बैच जनरली 20 या 25 लोगों का बैच बनाया जाता है वहाँ पे। बैच जनरली होता है वहाँ पे 20 या 25 लोगों को बनाया जाएगा, बैच 20 या 25। ऐसे जनरली हम लोग जब गए थे वहाँ पे तो 20 लोगों का ही बैच बनाया गया था। बैच बनने के बाद आपको है कि उसमें फिर चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा बैच बनने के बाद। उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डिग्री हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके जाना होगा वहाँ पे। कुछ फ़ोटो वगैरह और मैट्रिक का ये ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगभग 10-11 बज जाता है, 12 भी बज जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको मेडिकल फाइल ही प्रिपरेशन होता है। उसी समय मेडिकल फाइल में आपको किस सारी चीज़ों को, आपको नाम, पता, ये सब जितना चीज़ होता है उसमें सब फिलअप करवा लेते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है या और भी कुछ जो ओरली जाना जा सकता है, उसको फाइल में भरवा लेते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होता है। मेडिकल टेस्ट वहाँ के हॉस्पिटल में हो सकता है या फिर वो कहीं ले जाके भी करवा सकते हैं। तो जनरली हम लोग उस समय गए थे तो हम लोग को अपना वो व्हीकल से थोड़ा सा दूर, 10-15 किलोमीटर दूर कोई हॉस्पिटल में ले गए और वहीं से ब्लड टेस्ट करवाया और यूरिन टेस्ट वहीं पे हुआ और एक्सरे भी वहीं पे हुआ। उसके बाद रिपोर्ट आने तक फिर रिपोर्ट लेके आया वहाँ से। उसके बाद फिर रिपोर्ट हम लोग लेके नहीं आए, मतलब कि वो वहाँ पे सैंपल वगैरह जमा करवा लिया गया। उसके बाद हम लोगों को वापस हॉस्पिटल में ले आया यहाँ पे, जहाँ पे डीवी वगैरह हो रहा था। और उसके बाद फिर वहीं पे डॉक्टर्स भी थे जहाँ पे डीवी वगैरह हो रहा था, और उन्होंने ही फिर कंप्लीट बॉडी चेकअप किया। अब हम लोग देखेंगे हर एक कि क्या क्या बॉडी चेकअप होता है और किस में पॉइंट मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मतलब कि हर एक पॉइंट की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में हम लोगों को ले गया था व्हीकल से, वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चेक करवाया गया। मतलब कि ब्लड ब्लड में आप लोग देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पे लिखा हुआ वो सारी चीज़ें मतलब वो लोग चेक करते हैं। ब्लड में मेनली हीमोग्लोबिन देखा जाता है। अगर आपके ब्लड में या यूरिन में थोड़ा सा भी कोई ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, रेंज से हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो वो उतना चलता है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो लीवर फंक्शन टेस्ट भी यहाँ पे होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर हो गया, क्रिएटिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सब चीज़ चेक किया जाता है। HIV 1, 2 ये सब भी चेक किया जाता है कि कहीं आपको HIV तो नहीं है। और फीमेल में जनरली प्रेगनेंसी टेस्ट वो होता है जो यूरिन के माध्यम से वो लोग कर लेते हैं कि कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है वगैरह वगैरह। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम लोग का बॉडी चेकअप होता है उसमें फिर आगे क्या क्या होता है। बॉडी चेकअप में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको हाइट और वेट मापा जाएगा कि आपकी हाइट और वेट कितनी है, वो मापा जाएगा। अभी आप वीडियो में बने रहिए, ये हर एक पॉइंट पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन एक्सेप्टेबल है और कौन मतलब रिजेक्टेबल है, इसमें पॉइंट बनते हैं। हाइट और वेट मापा जाएगा। उसके बाद फिर बॉडी डिफॉर्मिटी, वो औरली मतलब कि
ऊपर के कपड़े उतार के वो जनरली देख लेते हैं ऐसे ही कि क्या है, कोई बॉडी में टैटू तो नहीं है। उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर और पल्स मापा जाता है। उसके बाद ये मेजर इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपको मेनली 4 चीज़ देखा जाता है, फार विजन टेस्ट, नियर विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और आई स्क्विन टेस्ट विद पेन। पेन एवेंस मतलब जो भी रहेगा इसमें आई का मूवमेंट चेक करते हैं वो लोग। इसके बाद आता है ईयर का टेस्ट, ईयर का टेस्ट। उसके बाद फिर नोज, फिर टीथ, फिर स्टैमरिंग टेस्ट। स्टैमरिंग मतलब कि कुछ लोग हैं कि हकलाने लगते हैं, बोलते बोलते मतलब कि कहीं पे रुक जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं क्लियरली, तो उसी बात को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। वो जनरली बोलते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, खड़ा करवा कैसे बोलने लगते हैं, और वो सुनते हैं कि हाँ क्लियरली बोल पा रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर है हाथ का जांच किया जाता है। उसके बाद फिर लेग, लेग भी इंपॉर्टेंट है। लेग में मुख्यतः 3 चीज़ ना देखा जाता है वहाँ पे, एक हो गया नॉकनी हो गया, एक हो गया वेरिकोज वेन और एक होता है फ्लैट फुट, ये जनरली देखते हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में आपका हो गया मेल में, जनरली मेल में, फीमेल का तो ये सब चेक नहीं किया जाता है। और मेल में ये हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा और पेनिस चेक किया जाएगा और फाइल्स देखा जाएगा कि में है कि नहीं। उसके बाद फिर आधा 1 घंटा के बाद ये सारे सब चेक हो जाता है। उसके कुछ देर बाद आपको डॉक्टर आएंगे रिपोर्ट बना के। उसके बाद उधर से मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाता है हॉस्पिटल से, ब्लड यूरिन ये सब लेके। उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद आपको फिट या अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप कौन कौन जर्सी नंबर फिट है और कौन कौन अनफिट है, ये हो जाता है। तो अब चलिए अब देखते हैं शुरुआत से कि किन किन बॉडी चेकअप्स में कौन कौन मतलब कि जो जो चेक होता है उसमें मतलब क्या क्या मतलब कि रेंज रहता है और कौन फिट हो सकता है, कौन किसको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में चर्चा देखेंगे यहाँ पे। तो आगे अब मान लीजिए कि कोई बच्चे को रीमेडिकल मिल जाता है या किसी बात पे पॉइंट मिल जाता है, तो उसको रीमेडिकल उसके अगले दिन होता है, सेकेंड डे में होता है, उसी दिन नहीं करवाया जाता है। वो स्पेशलिस्ट चेक करते हैं आपको, जिस भी बीमारी पे जिस भी चीज़ पे आपको पॉइंट मिला है उसको स्पेशलिस्ट देखेगा वहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रॉपर लगाया है हाइट और वेट चार्ट कि कौन कौन मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ये है मेल का चार्ट, मेल में एवरेज बॉडी वेट के आधार पर और फीमेल एवरेज बॉडी वेट। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइट जो रेंज है, हाइट इतना से इतना के बीच में 156, अगर मान लीजिए आपका 156.5 भी है तो आपको 156 ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद 158, अगर आपका 157 भी है तो भी आपको 156 ही कंसिडर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 22 एज ग्रुप है ये, फिर 23 से 27 एज ग्रुप है, फिर 28 से 32 आप जिस भी एज ग्रुप में है आप देख सकते हैं कि मतलब कि मेरा वेट इतना के रेंज में होना चाहिए। जैसे 156 kg किसी का वेट है और वो 18 से 22 साल का है तो उसका वेट होना चाहिए 44 से 54 kg के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो 170 सेंटीमीटर है या 171 है तो भी उसका 170 ही लिया जाएगा। 170 में अगर मान लीजिए आप 23 से 27 के बीच हैं तो आपका वेट जो होना चाहिए वो 54 से 66 kg के बीच में होना चाहिए। उसी तरह से आप फीमेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक तरह का रेंज दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें हाइट और वेट में जनरली ऐसे रेयर ही बच्चे मतलब आउट होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोअर जो लिमिट है, जो मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट रहता है उसमें अगर 5 kg अगर प्लस माइनस है तो वो जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जनरली एक्सेप्ट हो ही जाता है। वो प्लस माइनस 5 kg तक चल जाता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं। बहुत लोग हैं कि पैनिक हो जाते हैं, 1 किलो 1.5 किलो भी वजन उन लोग का ज़्यादा है या कम है वो पैनिक हो जाता है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इतना। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे अब है कि बॉडी डिफॉर्मिटी, बहुत सारे लोगों को बॉडी भी डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का ये जो स्पाइन है वो सीधा नहीं है, स्पाइन टेढ़ा हो गया है, तो वो आपको प्रॉपर चेक होगा वहाँ पे। अगर हल्का फुल्का है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्टर रहेंगे वहाँ पे वो सब चीज़ डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन वो जनरली कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपका माइल्ड है तो वो जनरली एक्सेप्ट हो जाता है। वहीं अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मतलब दिक्कत हो सकता है। कभी कभी आपका किस्मत सही रहा तो पास भी कर देंगे, कभी अगर किस्मत खराब रहा तो फिर तो मतलब माइल्ड में भी वो अनफिट कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे आपको घबराना नहीं, घबराने से कि और आपको मतलब दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे आपको ये जो बॉडी डिफॉर्मिटी है ये सब में मतलब क्या क्या, अगर आपका मेजर कट है तो उसके बारे में आपको डॉक्टर प्रॉपर जांच करेंगे कि क्यों कट हुआ, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। आपको पहले कोई ऑपरेशन हुआ उसको चेक करेंगे, कोई स्किन इन्फेक्शन है, कहीं दाग है, वो सब चेक करेंगे। और किसी लोग का छाती का बोन जो है वो मतलब ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है तो वो सब भी आपको देखेंगे। तो एक ये चीज़ हो गई। इसमें अगर हल्का फुल्का रहेगा तो चल जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहता है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट है टैटू। जैसे कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं, तो टैटू में क्या होता है कि आपको मेनली ये सैल्यूटिंग हैंड में नहीं होना चाहिए। अगर आपके सैल्यूटिंग हैंड में है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको फटवा के ही चाहिए तो बेहतर है। और ये मतलब सामने से दिखना नहीं चाहिए। अगर अंदर है, इनर पार्ट में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो टैटू है, अगर आप मान लीजिए कि हाथ में बनाया टैटू, लेकिन जो हाथ का इतना बड़ा साइज है तो इसका जो 1/4 है, 1/4 से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका टैटू।
1/4 मान लीजिए कि इतना होगा, इससे बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, जो क्लियर एविडेंट हो जाएगा, मतलब क्लियरली दिखेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर आप लोकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में मैंने ये मतलब लगा भी दिया है कि लेफ्ट फोर आर्म में मतलब नॉन सैल्यूटिंग हैंड में हो सकता है तो चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सेक्युलर कंट्री में जैसे कि हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे किसी के भावना, धार्मिक, ये सब चीज़ का नहीं होना चाहिए, सब रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर हल्का फुल्का छोटा है तो वो चल जाता है, आप उसको हटवा के भी जाइए तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो। अब हम लोग देखते हैं आगे, टैटू हो गया, उसके बाद फिर मेन आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है बच्चों को, ब्लड प्रेशर में भी मैक्सिमम पास हो जाते हैं। अगर आपका एक चांस में अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं भी है तो वो 2 बार 3 बार भी ट्राई करता है और सभी का एवरेज लेते हैं। आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं कि जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल रेंज होता है, लोग बोलते हैं 80 से 120 ये होना चाहिए, मतलब डायस्टोलिक होना चाहिए 80 और सिस्टोलिक होना चाहिए 120। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर सिस्टोलिक और 120 ना होकर 100 से 140 के भी रेंज में है तो भी चल जाता है, और डायस्टोलिक जो 80 होना चाहिए अगर 60 से 90 के रेंज में भी है तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, 2 और मोर रिकॉर्डिंग शुड बी टेकन, मतलब कि 2 या 3 बार, मतलब जितना बार उनको मतलब कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ज़्यादा दिक्कत है तो वो मतलब कि चेक करते हैं ये सब। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें भी लगभग लगभग लोग फिट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा ही अगर हो रहा है 140 से और ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा सा। मान लीजिए अगर आपका 142 आ गया तो भी दिक्कत नहीं है, वो फिट कर देंगे। ये हो गया, और इसके बाद फिर आपका ये ब्लड प्रेशर हो गया। इसके बाद फिर आपका ये पल्स हो गया, पल्स पल्स इसके बाद पल्स आपका देखेंगे नाड़ी। नाड़ी में इसमें क्या करते हैं कि एक इस तरह का डिवाइस रहता है, इस डिवाइस को आप उंगली में लगाएंगे और इसमें देखेंगे कि कितना बार धड़क रहा है आपका ये नाड़ी। ये जनरली 60 से 100 के बीच में 1 मिनट में धड़कना चाहिए, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर आपका इससे कम है, अगर मान लीजिए लेस देन 50 चल गया, तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो भी आपको रिजेक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए 102 आ गया तो मतलब कि डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ले या ना ले, लेकिन जनरली ले ही लेंगे इसमें भी। तो मतलब डॉक्टर भी चाहते हैं कि मतलब कि बच्चा इतना मेहनत करके आया यहाँ तक तो उसको रिजेक्ट ना किया जाए, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। 60 से अगर 100 के बीच में अगर हल्का फुल्का दिक्कत होता है तो भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट है ये आई टेस्ट। आई टेस्ट में हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ये फार विजन टेस्ट। फार विजन टेस्ट में आपका क्या होगा कि लगभग 20 फीट का दूरी पे 6 मीटर, 6 मीटर या इसी को 20 फीट भी बोल सकते हैं, 19 पॉइंट कुछ होता है, 20 फीट होता है नियरली। तो इतना डिस्टेंस पे एक चार्ट रहेगा, और ये चार्ट आपको मतलब कि वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे सामने, वो छड़ी की सहायता से या उंगली की सहायता से आपको इंडिकेट करेंगे, और आपको मतलब कि आँख पहले एक आँख बंद करके आपको पढ़वाया जाएगा, पहले लेफ्ट से उसके बाद फिर राइट से, इसी तरह से पढ़वाया जाएगा। तो आपको आपका ये जो विजन है यहाँ पे अगर मान लीजिए आप राइट डोमिनेंट हेड है, आपका राइट हैंड डोमिनेंट है, तो इसमें आपका राइट आई में 6/6 होना चाहिए, मतलब कि आप 6 मीटर के डिस्टेंस से 6 मिलीमीटर, ये मान लीजिए ये जो 6 है, ये जो 6 है 6 मिलीमीटर जितना लंबाई का आप मतलब पढ़ पा रहे हैं, तो इसको 6/6 विजन बोलेंगे। अगर 9 वाले आप पढ़ रहे हैं, सॉरी ये 6/6 हुआ, ये वाला यहाँ तक आपको पढ़ने आना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। 6/6 ये हुआ, मतलब VHAIXUY ये वाला लाइन आपको पढ़ना है क्लियर, ये 6/6 हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपका राइट हैंड डोमिनेंट है, अगर लेफ्ट हैंड में अगर आपका मतलब लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट आई में अगर 6/9 भी होगा तो भी वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो मतलब डोमिनेंट हैंड में 6/6 होना चाहिए, बाकी में आपका 6/9 भी चल जाता है। तो ये आपका फार विजन टेस्ट हो गया। इसके बाद फिर आपका करवाएंगे वो नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में आपको क्या करवाएंगे कि कुछ छोटा छोटा एक छोटा बुकलेट रहेगा या पैम्पलेट रहेगा, उसमें छोटा छोटा कुछ कुछ लिखा रहेगा, समझे। तो उसके बाद फिर वो 30 सेंटीमीटर नियरली 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखवा के वो पढ़वाएंगे आपसे कि आप मतलब कि नज़दीक में पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। ये नियर विजन टेस्ट हो गया, ये करवाएंगे। और इसमें मतलब कि अगर मान लीजिए 1-2 अक्षर गलत भी पढ़ दे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद फिर आपका कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट या इसी को कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसी को कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें एक तरह से इस तरह का बुक रहेगा, उस बुक में आपको विभिन्न मतलब कि अक्षर या पैटर्न भी रहता है, ये तो डिजिट्स है इसमें लिखा हुआ मैथ में, और उसमें कुछ पैटर्न भी रहता है, इस तरह से घुमाना। इसमें आपको एक पेन दे देंगे, बोलेगा इस तरह से घुमाओ आपको प्रॉपर घुमाना है जिधर जिधर है वो, और आपको अंक पढ़वाएंगे। इसमें आपको कोशिश करना है कि इसमें मतलब कि सही सही पढ़ें, क्योंकि मेन इसमें इसमें बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। हम जब मेडिकल दिए थे तो उसमें एक बच्चा इसी में आउट हुआ था, हम लोग को में मतलब कि 5 का ग्रुप बना दिए थे, फिर बाद में मतलब 5 बच्चों को एक साथ चेक किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा, तो 5 में से एक बच्चा इसमें आउट हो गया था और एक वेरिकोस वेन में आउट हुआ था, मतलब कि 5 में 2 आउट हो गए थे। और
ये हो गया कलर विजन टेस्ट, इसमें आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक गलती करते हैं तो डॉक्टर को शक हो जाता है कि कहीं ये बच्चा रट के तो नहीं आया है या फिर ऐसे हवा में तीर नहीं ना मार रहा, तो वो डॉक्टर बार बार पढ़वाएंगे फिर आपसे। मतलब कोशिश करना है कि आपको एक बार में ही सही पढ़े, और वहाँ पे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाने के बाद आपकी मतलब और गलतियाँ होने लगेगी फिर बार बार। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। ये तो हो गया कलर विजन टेस्ट। और इसके बाद फिर आप आई टेस्ट में एक होता है आई स्क्विंट टेस्ट। आई स्क्विंट टेस्ट में आपको मतलब कि ये उतना दिक्कत होता नहीं है। इसमें आपको एक पेन या पेंसिल के माध्यम से आपको मतलब कि घुमाएंगे आपके चेहरा के सामने इधर उधर, और बोलेंगे कि आँख घुमाओ उधर। जिधर पेंसिल घुमाएगा उधर आपको आँख घुमाना है। मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि जो आई बॉल है वो प्रॉपर चारों तरफ घूम पा रहा है कि नहीं, फुल एंड फ्री इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मतलब घूम पा रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो ये हो गया आई स्क्विंट टेस्ट। इसमें अगर हल्का फुल्का नहीं भी घूम रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, सब चलता है हल्का फुल्का। और फिर इसके बाद फिर आ जाता है अगला टेस्ट, हम देखते हैं। ये तो आँख का हो गया पूरा जांच। और आँख के बाद आता है आपका कान। कान देखिए, कान का आप लोग जाने से पहले आप प्रॉपर साफ करवा के ही कान जाए, क्योंकि कान में एक मतलब अगर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया तो डॉक्टर पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, मतलब ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए आप कान को प्रॉपर साफ करवा के ही जाइए। और कान में आप वो टॉर्च की सहायता से वो देखेंगे कि आपका जो कान का पर्दा है वो इंटैक्ट है कि नहीं, प्रॉपर मतलब सटा हुआ है कि नहीं, फटा हुआ, या कान में जो किसी किसी का छेद रहता है वो कान का पर्दा में वो भी नहीं होना चाहिए। और कान अगर बह रहा है तो भी उसमें दिक्कत होता है। तो इसमें फिर आपको फ्री मेडिकल भी मिल सकता है अगर कान बह रहा है, चाहे कान में छेद है। तो इसमें फिर प्रॉपर स्पेशलिस्ट चेक करेंगे कि हाँ वाकई में सुनने में दिक्कत है या फिर माइनर है या माइल्ड है, ये डॉक्टर के ऊपर पे डिपेंड करेगा। ये तो हो गया कान का। कान के बाद आपका आता है नोज। नोज में देखिए, नोज में भी बच्चों के आउट होने का चांस रहता है, क्योंकि नोज में एक पॉइंट बनता है डीएनएस, डीएनएस डेविएटेड नोजल नेजल सेप्टम। इसमें क्या होता है कि जो ये बीच वाली हड्डी होती है यहाँ पास, इस यहाँ पे एक हड्डी होती है, और ये हड्डी थोड़ा सा डेविएट करके या तो इस साइड हो जाएगा या तो इस साइड हो जाएगा। और हल्का से इधर हो गया या ज़्यादा हो गया तो इधर का नाक मतलब ब्लॉक हो जाता है। इससे प्रॉपर मतलब एयर हम इनहेल नहीं कर पाएंगे फिर प्रॉपर क्वांटिटी में, तो इससे सांस लेने में भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, होती है। और ज़्यादा अगर हल्का सा डेविएट है माइल्ड तो वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा अगर डेविएटेड है, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको मेडिकल मिल सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर एक नेजल पॉलिप होता है, इसमें भी मतलब नाक में कुछ इस तरह से निकल आता है, तो इस पर भी आपको पॉइंट मतलब मिल सकता है। और माइल्ड है तो चल जाता है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माइल्ड है तो। बाकी अगर आपको दिक्कत लगता है तो एक बार डॉक्टर से भी आप लोग, स्पेशलिस्ट से भी दिखवा सकते हैं। अब ये तो हो गया नोज का। नोज के बाद आप हम लोग देख लेते हैं टीथ। टीथ के बारे में हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे कि मतलब कि टीथ में मतलब कि कितने डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे कैसे काउंट किया जाता है, ये भी हम प्रॉपर समझेंगे। तो तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ दांत में कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि टोटल हमारे डेंटल पॉइंट्स होते हैं 22। मतलब हमारे ऐसे 36 दांत 32 दांत होते हैं, सॉरी 32 दांत होते हैं, जिसमें से आपका एक नीचे वाला जबड़ा हो गया और एक ऊपर वाला जबड़ा हो गया। नीचे वाले जबड़े में क्या करते हैं कि नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत होंगे और ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत होंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपको बांटा रहेगा। ये 8 8 8 8 8 का ये होगा 8 दांत इधर, 8 इधर, नीचे 16 हो जाएगा नीचे वाले जबड़े में, फिर ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत हो जाएगा। तो जो दांत का जो ये रहता है, ये जो बीच का, यहाँ पे आपको मैं अगली इमेज में दिखाता हूँ। अगली इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो एक जबड़ा है ये पूरा, इसमें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बीच वाले 4 जो दांत हैं इसको बोलते हैं इंसीजर। ये इंसीजर हो गया। इंसीजर, इसमें इसको आपको कृंतक बोलते हैं। ये हिंदी में ये काटने का काम आता है। आपको इसी पे पॉइंट मिलेगा, आपको एक साइड का काउंट किया जाएगा। आप यहाँ पे मतलब कोई भी एक जबड़ा रहेगा नीचे से काउंट किया जाएगा। अगर आपका ये दांत सही रहेगा, आपको मतलब मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स मिलने चाहिए, मतलब कम से कम होने चाहिए। ऐसे टोटल 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कम से कम आपको 14 डेंटल पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन दांत के सही होने पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये दांत है इंसीजर, इस पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, इस पे भी 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आता है ये कौन सा दांत है, ये इंसीजर, और ये जो दांत है इसका नाम याद नहीं आ रहा, इस पे भी 1 पॉइंट मिलता है। इसके बाद प्री मोलर हो गया, ये भी प्री मोलर हो गया, इस पे भी 1 1 पॉइंट मिलता है। इसके बाद जो मोलर दांत है, जो मेन जो जबड़ा के इधर लास्ट में होता है, इस पे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, इस पे भी 2 पॉइंट मिलेंगे। और अगर बहुत सारे लोगों का 2 ही दांत निकलते हैं और तीसरा मतलब डेवलपिंग फेज में होता है, तो अगर ये भी अगर आपका डेवलप हो गया तो इस पे भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 1 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11, मतलब एक साइड से आपका 11 पॉइंट मिलेगा, 11, और एक नीचे जबड़ा को ये हो गया और ऊपर जबड़ा
चौड़ा में भी मतलब एक साइड का ही काउंट किया जाता है। 11 नीचे का हो गया और 11 ऊपर का, मतलब कि टोटल 22 पॉइंट आपको, मतलब कि अगर सभी चीज़ प्रॉपर है तो 22 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का दांत टूट जाता है तो उसको मतलब कम से कम 14 पॉइंट उसको लाना ही होगा, तभी वो पास कर पाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 14 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए आर्टिफिशियल दांत लगवा लिया है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आर्टिफिशियल डेंट यहाँ लिखा हुआ है, नो पॉइंट्स विल बी काउंटेड फॉर आर्टिफिशियल डेंचर, मतलब नकली दांत लगवा लिया तो वो भी काउंट नहीं होगा। और मान लीजिए कोई दांत को भरवाया है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें कीड़ा लग गया था और इसको भरवा के गया है, तो इस पर भी पॉइंट मिलेगा आपको, इस पर भी आपको 2 पॉइंट मिलेगा। इसके लिए लेकिन प्रॉपर फील होना चाहिए, वो सब डॉक्टर देखेंगे। तो ये हो गया दांत का, आपको समझ में आ गया कि कितना पॉइंट मतलब कि किसके किसके हिसाब से मिलता है। ये तो हो गया दांत का। और ये तो हो गया दांत का, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इंसीजर हो गया ये। इंसीजर इसको कृंतक बोलते हैं, इसको कैनाइन को रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर अग्रचवर्णक, मोलर चवर्णक, ये हिंदी में बोलते हैं इसको। इंसीजर होते हैं 4, टोटल 4 इंसीजर होते हैं, चारों पे एक एक पॉइंट मिलता है। 4 × 1 = 4 यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटल पॉइंट्स। ये भी 2 है, 2 कैनाइन होते हैं ऊपर नीचे मिला के, मतलब एक साइड का। यहाँ पे ये जो कैनाइन है एक साइड का एक पॉइंट, एक नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा, तो एक एक 2 रहेगा, तो ये हो गया 2। फिर प्रीमोलर 4 रहते हैं, 2 नीचे रहेंगे 2 ऊपर रहेंगे। 4 × 1 इस पर भी 1 पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये भी 4 हो गया। उसके बाद मोलर्स 6 हो गया, 3 नीचे हो गया और 3 ऊपर, तो 6 टू जा ये हो गया 12 पॉइंट्स, इसमें मिलेगा 2 पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल 22 पॉइंट्स मिलते हैं इसमें, आपको 14 लाना है। तो ये आ गया समझ में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट पे। ये तो हो गया, तो टीथ हो गया। टीथ के बाद हम लोग आते हैं स्टैमरिंग। कुछ लोग हैं कि हकलाने लगते हैं, वहाँ पे बोलते टाइम वो मतलब क्लैरिटी से बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आप हल्का फुल्का हकलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 4-5 सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा रुक जाते हैं या फिर हकलाने लगते हैं, तो उस पर भी मतलब कि कोई दिक्कत होता नहीं है ये। इसका टेस्ट आपको करेंगे, आपको बोलेंगे खड़ा करवा के कि आप अपना परिचय दो, आपको नाम पता ये सब बोलेंगे और वो चेक करेंगे कि आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो यही चीज़ इसमें चेक किया जाता है और कुछ खास वैसा होता नहीं है। अगर किस्मत सही रहा तो डॉक्टर बोलता भी नहीं है, वो सब भूल भी जाते हैं कभी कभार। अब हमारा ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। स्टैमरिंग के बाद आता है हैंड। हैंड में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत लोगों को मिलते भी हैं। गोनियोमीटर, ये गोनियोमीटर एक डिवाइस है, ये डिवाइस है। इसमें आपका हैंड का एंगल चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हैंड सीधा है, तो इस पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये नॉर्मल हैंड है, हल्का सा बेंड है यहाँ पे, और ये कुछ ज़्यादा ही बेंड है, आप देख सकते हैं। इसका जो एंगल हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसका एंगल 0 के आसपास हो जाएगा, एकदम सीधा है तो इस पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हल्का सा बेंड रहता है ना, उस पर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। जनरली आपको 20 डिग्री तक वो अलाउ कर देते हैं कि आपको 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 21 भी रहेगा तो भी चल जाता है, ले लेंगे, लेकिन 1-2 डिग्री ऊपर नीचे रहेगा तो भी चल जाता है, लेकिन मेजरली आपको 20 डिग्री तक एक्सेप्ट करते हैं वो। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मापते हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ का जो ज्वाइंट है वहाँ से आपको सीधे लाइन आएगी, और एक इधर का हाथ जो रहेगा वो देखेंगे कि इसके बीच का कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल मापा जाएगा वहाँ से। ये बेस लाइन हो गया, और ये इधर जो ये वाला हाथ का एंगल है इधर से उसको मापा जाएगा। तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, 20 डिग्री 22 डिग्री तक भी है, 23 भी है तो भी चल जाता है, ले लेंगे डॉक्टर, ही मेडिकल में पास कर देंगे वो। ये हो गया, हैंड हो गया। उसके बाद आता है लेग। बहुत सारे लोग नौकनी को लेकर परेशान रहते हैं कि नौकनी किसको बोलते हैं, क्या होता है। तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूं कि नौकनी, अगर आपको घुटना सट भी रहा है तो भी बहुत लोग का नौकनी नहीं होता है। वो वहाँ नौकनी का कुछ अलग ही है, घुटना सट रहा है तो नौकनी नहीं होगा, ऐसा भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि घुटना मतलब सट रहा है तो नौकनी हो गया, ऐसा नहीं है। नौकनी का मेन है कि ये जो आपको लिटा देंगे, अगर प्रॉपर अगर डॉक्टर को डाउट होगा तो आपको लिटा देंगे, और ये जो दोनों एड़ी के ऊपर ये जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये जो हड्डी निकली रहती है, इसके बीच का डिस्टेंस वो लोग मापते हैं। और ये 5 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो आपको नौकनी है। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस और यहाँ पे ये डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो आपको ये नौकनी हो गया। इसको गेनू वल्गस बोलते हैं। और एक बहुत ज़्यादा भी बेंड रहता है, ये भी आपको इस पर भी पॉइंट मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। एक रहता है कि किसी किसी लोग का इस तरह के शेप में रहता है घुटना, मतलब कि यहाँ से सट ही नहीं रहा है, तो उस पर भी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेना, हल्का फुल्का रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। 5 के बदले 6 भी है, 7 भी तो भी चल जाता है। तो नौकनी का मतलब यही होता है, यहाँ पे आपको देखा जाएगा वो आपको एक बो लेग नहीं होना चाहिए और ये नौकनी नहीं होना चाहिए, और एक ये जो बहुत ही ज़्यादा पीछे का आ जाता है वो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो नौकनी हो गया। इसके बाद फिर आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में ये उतना इशू नहीं होता है, आपको यहाँ पे देखेंगे कि आर्क बन रहा है कि नहीं। और डॉक्टर को डाउट होगा तो वो पानी में पूरा पैर भिंगा के और चलवाएंगे और देखेंगे कि प्रॉपर मतलब आर्क बन रहा है कि नहीं,
तो ये वहाँ पे देखते हैं। इसमें भी हल्का फुल्का अगर दिक्कत रहता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्लैट फुट में भी उतना दिक्कत नहीं होता है। ये हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो जा रहा है तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये फ्लैट फुट हो गया, और इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं लेग में हो गया फ्लैट फ्लैट फुट, और इसके बाद फिर आता है वेरिकोज वेन। हाँ, वेरिकोज वेन में आपको सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने मेडिकल दिया था, उसमें एक बच्चा का वेरिकोज वेन में ही आउट किया था और एक ये कलर विजन उसमें आउट किया था। तो वेरिकोज वेन में आपको अगर डॉक्टर को डाउट हुआ, सबसे पहले तो वो उछलवाएंगे, 20-25 बार उछलवाते हैं, ये आगे के पैर की उंगलियों पे उछलवाएंगे 20-25 बार, 30 बार, जब तक डॉक्टर बोलेगा तब तक आपको उछलते रहना है। उसके बाद वहाँ की जो नसें हैं वो आपको मतलब कि निकलने लगेंगी, उतना उछलने के बाद उंगलियों पे नसें निकलेगी, तो उसमें आपको चेक करेंगे डॉक्टर की, मतलब कुछ वेन रहते हैं जो नॉर्मल वेन रहते हैं, और कुछ वेन रहते हैं जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुड़े हुए, और मतलब कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के नसी हो जाएगी। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा नस हो जाता है, किसी किसी का इस तरह से हो जाएगा, किसी किसी का इस तरह से भी चेक होता है, यहाँ पे भी इस तरह से नस रहता है। तो ये सब आपको वेरिकोज वेन में आ सकता है। तो इसमें अगर डॉक्टर को अगर डाउट हुआ तो इसमें एक टेस्ट होता है डॉपलर टेस्ट, तो वो रीमेडिकल में आपको डॉपलर टेस्ट करवाएंगे। उसमें अगर डॉक्टर फिट कर दिया तो सही है, नहीं तो फिर कोई फाइन नहीं है उसका। माइल्ड है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा है तो मान लीजिए हल्का सा है, इतना तो चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। लेकिन एक बच्चे का मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमा हुआ था, तो वहाँ पे उसको आउट कर दिया था, इतना मतलब इतना से भी अधिक ही था उसका, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वहाँ पे रीमेडिकल दिया गया। ये हो गया वेरिकोज वेन। और मान लीजिए कि अगर आपको कोई ये डिटेक्ट भी हो जाता है कि आपको वेरिकोज वेन है, चाहे और कोई प्रॉब्लम है, तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। पैनिक कर जाने के बाद मतलब कि आपका बीपी भी खराब हो जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा, तो फिर आगे और भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है वहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद फिर वेरिकोज वेन हो गया। उसके बाद एक आता है इंटरनल ऑर्गन्स। ये जनरली मेल में चेक किया जाता है, फीमेल में चेक नहीं किया जाता है। मेल में जनरली ये हाइड्रोसील हो गया, पेनिस हो गया, और ये पाइल्स। पाइल्स में बहुत सारे ग्रेड होते हैं, इसको हेमरॉइड भी बोलते हैं। ये भी ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। ग्रेड 1 शायद माइल्ड कैटेगरी में आता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर वेरिकोसील है जो हाइड्रोसील में ही होता है, अगर माइल्ड वेरिकोसील है तो ये एक्सेप्टेबल है। इफ वेन्स आर पैल्पेबल आफ्टर वास्कुलर मैनोवर अदरवाइज इनविजिबल, मतलब ये माइल्ड वेरिकोस मतलब एक्सेप्टेबल रहता है ये। हेमरॉइड इंटरनल और एक्सटर्नल, इसी को पाइल्स भी बोलते हैं, इसी को पाइल्स भी बोलते हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ये अगर आपको ब्लीडिंग दिख रहा है वहाँ पे प्रॉपरली ब्लीडिंग, आपको कि पीछे की ओर झुका देंगे और बोलेंगे वो खांसने, आपको जोर जोर से खांसवाएंगे। अगर आपको प्रॉपर ब्लीडिंग होता होगा तो ब्लड आने लगेगा पीछे से, और आप खांस भी नहीं पाइएगा अगर आपको प्रॉपर हेमोराइड होगा तो। अगर आपको कोई एविडेंट ब्लीडिंग नहीं है, तो मतलब ब्लीड नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन अगर एविडेंस है आपको ब्लीडिंग का, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, आपको मतलब कि रिमेडिकल दिया जाएगा और फिर प्रॉपर चेक किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर ये हाइड्रोसील का तो बात कर लिया कि इसमें कुछ नसें रहती है, और किसी के हाइड्रोसील में ये पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उस पर भी पॉइंट मिल सकता है। उसमें भी देखा जाता है कि कितना ml पानी है, कितना सीसी पानी है, तो वो चेक किया। अगर ज़्यादा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 4-5 ml या 10 ml तक भी रहता है तो एक्सेप्ट हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेनिस में आपको देखेंगे कि आपको डॉक्टर बोलेंगे, ऐसे जनरली ये सब डॉक्टर हाथ लगा के चेक नहीं करते, वो खुद बोलेंगे कि आप अपने हाथ में लेके दिखाइए। हाइड्रोसोल भी बोलेंगे कि आपको प्रॉपर दिखाना है कि 2 बॉल्स हैं कि नहीं। उसमें किसी हल्का सा बड़ा छोटा भी है तो भी चल जाता है, वो एक्सेप्टेबल रहता है। पेनिस में आपको देखेंगे कि किसी के पेनिस ऊपर का स्किन नहीं हटता है, तो वो स्किन हटवाएंगे आपसे कि प्रॉपर हट रहा है कि नहीं। उसके बाद वो आप वो देखेंगे, बोलेंगे कि उसमें ये जो छेद होता है वो दिखाने के लिए बोलेंगे, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। किसी किसी में 2 या 3 या ज़्यादा छेद होता है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है रिजेक्शन का। वो हो गया पेनिस का, हाइड्रोसील का हो गया, और पाइल्स का आपको बता ही दिया। इसके बाद मियर प्रेजेंस ऑफ एनल टैग, मतलब कि केवल हल्का सा प्रेजेंस, किसी किसी का ये जो एनल रीजन है उसमें हल्का सा मांस निकल जाता है, या और ये सेंटिनल पाइल्स इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर रिजेक्शन, मतलब कि हल्का सा किसी तरह का टैग है, कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं, हल्का सा स्वेल कर गया, तो भी मतलब कि वो सब एक्सेप्टेबल है, उतना चल जाता है, बस ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। और आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, घबराने वाला बात आपको ध्यान रखना है। ये सब माइल्ड भी रहेगा तो भी चल जाता है सब, बस इतने मेजर इशू नहीं होना चाहिए आपको। बाकी आपको बिंदास होके जाना है वहाँ पे। और इसके बाद फिर आप कुछ देर बाद वो सब मतलब वो सब डॉक्यूमेंट में मेंशन करते जाएंगे कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है वो सब। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद आपको ये सब रिपोर्ट्स, एक्सरे, ब्लड, यूरिन, ये सब आएगा रिपोर्ट। उसके बाद सब डॉक्टर देखेंगे सब सही है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको बोल देंगे कि जर्सी नंबर इतना इतना फिट है और जर्सी नंबर इतना इतना अनफिट है। अनफिट वाले को बोला जाता है कि अगर आप प्री मेडिकल लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म देंगे, बोलेंगे कि अगले दिन आपको अप्लाई, अगले दिन बुलाएंगे वो, और उसमें फिर अप्लाई करवाएंगे। फिट हो गया तो बहुत खुशी, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद अनफिट हो जाए तो थोड़ी सी
मतलब कि खुशी तो नहीं होती है, लेकिन रीमेडिकल मिल जाता है तो थोड़ा सा तो टेंशन रहता है। उसके बाद रीमेडिकल में भी देखिए मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको फिट कर ही दिया जाएगा। ये मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ, क्योंकि एक लड़का का वेरिकोस वेन जिसको मिला था रीमेडिकल में, वो लड़का को फिट कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड था उसका। वो यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट दे विल फिट यू इफ यू हैव नॉट सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर ज़्यादा सीरियस है, आपको ट्रेनिंग करने में दिक्कत होगी तो ही आपको अनफिट डिक्लेयर करेंगे। तो ये सब को लेकर उतना आपको पैनिक नहीं होना है। बाकी जिसका जिसका मेडिकल होने वाला है उसके लिए आप मान लीजिए कि अगर आपको किसी बात पे डाउट लग रहा है तो आप प्री मेडिकल भी कहीं से करवा सकते हैं, और जो जिस चीज़ में आपको दिक्कत लगता है तो उसका ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन, या फिर उसके क्योर के लिए जो भी उपाय है वो कर सकते हैं। और इसके बारे में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ, तो कृपया लास्ट तक बने रहिए। मैं इसमें आपको देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाया है लिख के प्रॉपर कि थिंग्स टू कीप इन माइंड फ्यू डेज बिफोर मेडिकल। आपको मेडिकल से कुछ दिन पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने भी फॉलो किया था। आपको सबसे पहले करना है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है प्रॉपर। जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिला है तो आप डॉक्यूमेंट्स को निकलवा लीजिए या कहीं से ले लीजिए। वैसे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है लेकिन डिग्री नहीं मिला है। तो ऐसे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डिग्री नहीं भी है तो भी काम चल जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सब अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय आपको डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना होगा प्रॉपर। आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लीन अननेसेसरी हेयर ऑन योर बॉडी, मतलब जो भी भाग है आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं या जो हाथ के अंदर का जो एरिया है वहाँ पे बाल हो जाते हैं, उसको आप प्रॉपर क्लीन करके जाइए, प्रॉपर सेव करके जाइए, ताकि डॉक्टर की नज़र में थोड़ा सा लगे आप डिसेंट हैं, थोड़ा सा मतलब साफ सुथरा, ये एक अच्छा इंप्रेशन बनता है वहाँ पे। ये सब आपको क्लीन करके जाना है वहाँ पे। और आपको कोशिश करना है कि मेडिकल से वहाँ पे 1 डे बिफोर, एक दिन पहले ही आपको मेडिकल के दिन पहुँच जाना है प्रॉपर अरेंजमेंट करके। और यूज़ प्रॉपर मॉस्किटो नेट बिफोर मेडिकल, सॉरी यहाँ पे आफ्टर मेडिकल एरिया, यहाँ पे बिफोर मेडिकल होगा। मेडिकल से पहले आपको प्रॉपर मॉस्किटो नेट, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे रहते हैं लापरवाही कर देते हैं और मेडिकल से कुछ दिन पहले ही उनको बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है और भी कुछ कुछ हो जाता है। तो वो सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना सेफ रखना है और सेफ ड्राइविंग करना है, इधर उधर का अननेसेसरी इधर उधर मत नहीं घूमना है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको। ट्राई नॉट टू टेक एनी मेडिसिन बिफोर मेडिकल। आपको मेडिकल से पहले अगर मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपको मेडिकल है तो आपको उससे पहले मेडिकल या मेडिसिन नहीं लेना है, कोई भी मेडिसिन। ज़्यादा ही दिक्कत है तो ही मेडिसिन ले, क्योंकि आप मतलब कि वहाँ पे जो ब्लड यूरिन टेस्ट होगा उसमें चांस रहता है कि आपका अगर कोई दवा लीजिएगा तो उसका उसमें आ जाता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करना है कि कोई दवा ना ले मेडिकल से कुछ दिन पहले। ये हो गया। और एक चीज़ और और मेडिकल के दिन आपको खास बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा माइल्ड प्रॉब्लम भी है किसी चीज़ में तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका लक ठीक रहा, डॉक्टर ठीक रहे तो आपको 100% वो फिट कर देंगे। और ज़्यादा दिक्कत रहा तो भी, अगर आप फिट भी रहिएगा तो भी अनफिट हो जाइएगा, ज़्यादा पैनिक कीजिएगा इधर उधर कीजिएगा तो। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये कोशिश करना है कि हल्का सा फेस पे स्माइल रखना है। नहीं भी आया तो ज़बरदस्ती का भी हल्का सा स्माइल, मतलब कि जो स्माइल टोन रहता है ना वो थोड़ा सा मेंटेन करना है ताकि लगे कि हाँ हम फिट है। और ये मेडिकल के दिन आपको थोड़ा मोड़ा पानी अच्छे से पीना है ताकि यूरिन टेस्ट जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी इतना, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी मेडिकल है सब ठीक ही होगा, आपको घबराना नहीं है। बाकी आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत मैंने रिसर्च भी किया है, बहुत सारी चीज़ों को जुटाया भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये हो गया। और उसके बाद तो कुछ है नहीं। आप सभी को थैंक यू। तो मिलेंगे फिर अगले किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।